हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा कल के बारे में बता देता हूं। कल मैंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया 1784 का, और वह काल था जो है वह वारेन हेस्टिंग्स का काल था। और वारेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर जनरल बनकर जो आता है 1785 में, उसका नाम था मैकफर्सन। मैकफर्सन एक अयोग्य व्यक्ति था, उतनी उसमें योग्यता नहीं थी, इसीलिए जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है वो भारत में भेजा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब वहाँ की ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप भारत में जाएं गवर्नर जनरल बनकर, तो उसने मना कर दिया था। अब आप सोच लीजिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करना मामूली बात नहीं थी, लेकिन कॉर्नवालिस ने मना कर दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि कॉर्नवालिस भी कहीं न कहीं बहुत ही योग्य व्यक्ति था। आप ध्यान दें, कॉर्नवालिस जो है वह बहुत ही योग्य व्यक्ति था, बहुत अनुभवी था, और वह उत्तरी अमेरिका में कमांडर इन चीफ था। ब्रिटिश सेना का कमांडर इन चीफ था, और उसी के कार्यकाल में, उसी के समय में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सामने ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण किया था। ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण किया था। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर इन चीफ था, मुख्य सेनापति था, बहुत ही अनुभवी था। और जब वह उसको दबाव दिया जाता है कि आप इंडिया में जाएं, तो उसने मना कर दिया। और मना करने का उसका कारण यह था कि उस समय भारत में जो EIC का रूल था, यहाँ कमांडर इन चीफ सेनापति अलग होता था और गवर्नर जनरल अलग होता था। और उसने कहा कि मैं भारत जाऊंगा तो जरूर, लेकिन आपको जो है कुछ नियमों में बदलाव करना पड़ेगा, नियमों में सुधार करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है उसके कारण जो है एक अलग अधिनियम आता है, और वह अधिनियम था 1886 का अधिनियम। 1773 में आया, 74 में आया, फिर जो है 1786 में अधिनियम आया। और उस एक्ट के तहत उसमें सुधार किया गया कि गवर्नर जनरल जो है वह कमांडर इन चीफ भी होगा, वह कमांडर इन चीफ भी होगा, उसका भी काम देखेगा, मुख्य सेनापति का काम भी देखेगा। और अगला विशेष परिस्थितियों में जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, काउंसिल परिषद बनाई गई थी 4 मेंबर की, उसके परिषद की बातों को अवहेलना कर देना, उस विशेष परिस्थितियों में उसकी बातों को न मानना भी 1886 के अधिनियम में आया। और यह अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस के कारण आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल भारत में 2 भागों में था। वह 2 बार जो है भारत में आया था। उसका पहला भाग जो शुरू होता है वह 1786 से 1793,
पहला कार्यकाल। दूसरा कार्यकाल उसका जो था 1793 से 1798 में। ध्यान रखें, जब उसका दूसरा कार्यकाल शुरू होता है तो उसी समय उसकी भारत के उत्तर प्रदेश अवध के क्षेत्र में उसकी मृत्यु हो जाती है और गाजीपुर में वो दफन किया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की वहीं पर कब्र है। और बहुत ही योग्य व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, और वह जो है झगड़ों से बचना चाहता था। किसी प्रकार की झंझट न हो, उन झंझट से वो बचना चाहता था। और वह कई व्यवस्थाओं का जनक था। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में जो है वह कई व्यवस्थाओं का, परिपाटियों का फादर था, और वो था पहला जो है प्रशासनिक व्यवस्था का जनक। भारत में उसको प्रशासनिक व्यवस्था का जनक माना जाता है। उसको सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, सिविल सेवा का जनक। पुलिस सेवा का जनक, पुलिस सेवा का भी जनक माना जाता है। आप लोगों को एक बात बताऊं मैं कि जब बंगाल में जो है वारेन हेस्टिंग्स के तहत, जो वारेन हेस्टिंग्स जो नियम लगाया था कि राजस्व में नीलामी की व्यवस्था की गई थी, उसके तहत जो है जमींदार जो होता था वह पुलिस व्यवस्था का भी काम देखता था। अलग से पुलिस नहीं थी। लेकिन कॉर्नवालिस जब आया तो उसने भारत में पुलिस सेवा को जन्म दिया और वह पुलिस सेवा का जन्मदाता माना जाता है। वह स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता माना जाता है, स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता माना जाता है। उसकी काल में जो है कॉर्नवालिस कोड, इसको आप कॉर्नवालिस संहिता भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे न्याय व्यवस्था में सुधार, राजस्व व्यवस्था में सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, बहुत सारे सुधार किया था। इसीलिए इसके सुधार को जो है कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता भी कहते हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लाया, इसने जो है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को लाया। उस समय जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था वह जो है जिला मजिस्ट्रेट, जिला राजस्व अधिकारी, वह दोनों काम देखता था, राजस्व का भी देखता था और प्रशासन का भी देखता था। और जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया तो उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो है काम को बांट दिया। उसने केवल प्रशासन का कार्य जो है वह डीएम को दिया, कलेक्टर को दिया, और राजस्व संबंधी सुधार, राजस्व का काम देखने के लिए एक अलग से अधिकारी उसने बैठा दिया था। राजस्व का काम देखने के लिए एक टैक्स कलेक्टर, टैक्स संग्राहक अलग से उसने बैठा दिया था। इसीलिए इसको कहा जाता है कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का इसने पालन किया था। यह तो उसकी विशेषता रही। अब आप लोग जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। और अब मैं जो है आप लोगों को विस्तृत तरीके से इसका डिस्क्राइब करता हूं। तो वह जो है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम था, उसका काम था स्थायी बंदोबस्त। अच्छा, एक बात, उसके काम को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक उसका वैदेशिक भाग और उसका एक दूसरा प्रशासनिक भाग। तो वैदेशिक भाग के मामलों को पहले देखते हैं। मैंने बताया था कि वह युद्धों से, झंझटों से बचना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि वह जो है युद्ध में भाग लिया। और त्रावणकोर का राजा जो मैसूर के पास है, और जो
कर्नाटक क्षेत्र था जिसमें जो है टीपू सुल्तान राज्य कर रहा था। तो टीपू सुल्तान के कुछ भगोड़ों को जो है त्रावणकोर के राजा ने उसको पनाह दे दिया था। इसीलिए टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर के राजा पर अटैक कर दिया था और उसी में विवश होकर के लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है वह युद्ध करना पड़ा था। इसको मैसूर का तृतीय युद्ध कहते हैं। इसे मैसूर का तृतीय युद्ध कहते हैं। यह 1790 में जो है हुआ और टीपू सुल्तान के खिलाफ उसको कार्रवाई करनी पड़ी थी। और दूसरा युद्ध हुआ था मंगलौर का युद्ध। दूसरा युद्ध जो हुआ था मंगलौर का युद्ध, यह भी कॉर्नवालिस को करना पड़ा। और तीसरा युद्ध हुआ था श्रीरंगपट्टम का युद्ध। 3 युद्ध जो है उसको लड़ने पड़े थे कॉर्नवालिस को। और इन युद्धों को आप डिटेल से देख लेंगे। कंपटीशन में इनके टाइम को देखा जाता है और किन किन के बीच हुआ, यह भी जो है क्वेश्चन बनता है। तो इसको आप ध्यान से आप लोग देखेंगे। अब आते हैं उसके स्थायी बंदोबस्त पर। स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त की व्यवस्था भी कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है और इसको जमींदारी व्यवस्था भी नाम दिया गया है। और यह जमींदारी व्यवस्था, यह इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन राज्यों में लागू की गई थी। और एक बात और ध्यान लें, यह जो है ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। और इसमें यह रूल था कि जो जमींदार होगा वह 90% राजस्व वसूल करके कंपनी को देगा, EIC को देगा और 10% अपने पास रखेगा। इसको आप इस तरीके भी देख सकते हैं कि 10/11 भाग को वह कंपनी को देगा और EIC को देगा और 1/11 भाग अपने पास जमींदार रखेगा। इसको सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है। सूर्यास्त का नियम का मतलब आप समझ लें, इसका मतलब हुआ एक निश्चित तिथि जो है वो EIC की तरफ डेट दी जाती थी और उसी डेट को जो है जमींदार को भू राजस्व EIC को जमा करना था। उस डेट के अलावा अगर दूसरी डेट पड़ गई तो जमींदार की जमींदारी चली जाएगी, वह नीलाम कर दी जाएगी और वह उसकी व्यवस्था जो है समाप्त कर दी जाएगी। एक बात और ध्यान रखें, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया तो एक ही झटके में रैयत जो थे, जो छोटे छोटे किसान थे, वह भूमिहीन हो गए। उनके नाम से जमीन न रह गई और उसका मालिक जो है जमींदार हो गया, लैंडलॉर्डर्स मालिक हो गया, लैंडलॉर्ड वो मालिक हो गया। और इस व्यवस्था के तहत जो है जब बहुत सारे किसान भूमिहीन हो गए थे तो 1967 में, वर्तमान 1967 में बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से जो है वो नक्सलवाद जन्म लेता है और जो भूमिहीन किसान थे उन्होंने जो है असलहे के बल पर जो है वह जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी जमींदारों के खिलाफ
उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ज़मीन नहीं है और इनके पास है, तो हमको ये ज़मीन चाहिए। और यह जो है आंदोलन जो है, नक्सलाइट विवाद जो है तब से चलने लगा और अब भी भारत में चल रहा है। तो इसको आप देखते हैं कि इसको सूर्यास्त का नियम मैंने बताया, इसलिए कहा गया कि निश्चित ही टाइम पर एक डेट को शाम तक का टाइम, और उसमें जमींदार को EIC को राजस्व 90% देना था, और अगर नहीं दे पाया तो नीलामी के तहत उसकी जमींदारी छिन जाएगी, उसकी जमींदारी छिन जाएगी। और यह स्थायी बंदोबस्त जो नियम लगाया गया, व्यवस्था लगाई गई, वह अधिकारी था, उसका नाम था सर जॉन शोर। इसने ही स्थायी बंदोबस्त नियम को लाया था। बाद में यह भारत का गवर्नर जनरल बनता है, सर जॉन शोर। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बताया मैंने 90% राजस्व अपने पास EIC कंपनी को दे, जमींदार कंपनी को देगा, और 10% अपने पास रखेगा। इस व्यवस्था के तहत जो राजस्व जो था उसको निश्चित किया गया। जो रकम किसानों पर लगाई गई या रैयतों पर लगाई गई, वह हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई। मान लीजिए एक किसान पर 200 रुपये राजस्व लगाया गया, तो वो हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया, न घटेगा और न बढ़ेगा। ये जो जमींदार थे, जो इस EIC के तहत जो है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जो है, वह भारत में जमींदार वर्ग को EIC का स्वामी भक्त बनाना था। अंग्रेजी राज का समर्थक बनाने के लिए यह स्थायी व्यवस्था लाई गई थी। आगे देखें कि यह जो है जो जमींदार था, इसको वंशानुगत बना दिया गया कि अगर वो व्यक्ति जमींदार हुआ तो फिर उसका लड़का आगे जो है जमींदार बनेगा, उसका लड़का जमींदार। और ध्यान रखें, ये जमींदार जो है वो बहुत धनाढ्य होते गए, और बंगाल से है जमींदारों के लड़के वो ब्रिटेन में पढ़ने गए थे, और उनके पास बहुत पैसा था, वो विदेश में पढ़े। और फिर जो है जब संविधान सभा बनती है, तो उसमें जमींदारों के बहुत सारे लोग थे, और संपत्ति के मूल अधिकार को वो लाए थे, और अपनी संपत्ति को जो है वो बचाए थे। बाद में 44वां संविधान संशोधन होता है, और उसके तहत संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बताया गया, कानूनी अधिकार घोषित किया गया था। तो आप देखते हैं किसको वंशानुगत बनाया गया। प्रत्येक किसान द्वारा दिया गया लगान जो है फिक्स कर दिया गया। यहां आप ये देख लें कि जो रकम जो मैंने बताया, मान लीजिए 800 बीघे जमीन है, 800 बीघे का जमींदार मालिक है, तो उसमें अब जितना हो, चाहे वो 5 लाख हो और चाहे 4 लाख हो, उसका 90% EIC को देना पड़ता था। बाकी 10% जो है वह अपने पास जमींदार रखेगा। बंगाल क्षेत्र का असली स्वामी जो है वह EIC हो गई। बंगाल क्षेत्र का असली स्वामी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। और इससे जमींदार जो है वो धनाढ्य होने लगे, और कंपनी को निश्चित समय पर रकम मिलने लगी। और कंपनी को अब जो है ये नहीं देखना पड़ता था कि कब हमको रकम आएगी कब नहीं आएगी, चाहे अकाल पड़े, चाहे
बहुत वर्षा हो, चाहे किसी प्रकार की दिक्कत हो, लेकिन लगान जो है, राजस्व, टैक्स, वह कंपनी को निश्चित समय पर मिलने लगा और इससे कंपनी और धनाढ्य होती गई। कंपनी और वह कंपनी पैसा जो है वो ब्रिटेन में अधिक ले जाने लगी और यहाँ से जो है धन निष्कासन का सिद्धांत भी लागू हो जाता है। ड्रेन वेल्थ की थ्योरी भी लागू होती है। अब इससे देखते हैं कि कंपनी को, ईआईसी को क्या लाभ होता है। तो ईआईसी को क्या लाभ हुआ? कंपनी को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हो गई। वो एक निश्चित मात्रा में धन जो है उसको हमेशा आने लगा, भू राजस्व जो है वह निश्चित कर दिया गया। कंपनी का एक लाभ, दूसरा लाभ ये हुआ कि उसको जो है भू राजस्व निश्चित समय पर मिलने लगा। अकाल की स्थिति में या फिर बाढ़ की स्थिति में उसको सोचने की ज़रूरत नहीं थी। ईआईसी को सोचने की ज़रूरत नहीं थी, उस स्थिति में भी लगान आ जाता था और प्रशासनिक झंझटों से बचाव हो गया। जैसे जिले में केवल एक राजस्व अधिकारी निश्चित किया गया, उसके बाद तहसील स्तर पर, गांव स्तर पर, जैसे आज के समय में लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार की व्यवस्था है, वह सब व्यवस्था से अंग्रेजों को छुटकारा मिल गया। केवल जमींदार ही मेन रह गया और वो जो है पैसा वसूल करके ईआईसी को देने लगा। तो बहुत सारी झंझटों से, दिक्कतों से, कर्मचारियों से छुटकारा मिल गया ईआईसी को। ये तो हो गया ईआईसी को लाभ स्थायी व्यवस्था से। अब देखते हैं कि इससे जो है जमींदारों को क्या लाभ हुआ। तो जमींदारों को लाभ हुआ भू राजस्व, भूस्वामी बनना। जमींदार एक ही झटके में बड़े बड़े भूमियों के मालिक बन गए। उससे किसानों की तो ज़मीन छिन गई और वो जमींदार उस भूमि के मालिक हो गए। कंपनी का राजनीतिक सहयोगी बनना, ये जो है राजनीतिक दृष्टि से ईआईसी के जो है वो सहयोगी के रूप में हो गए। और कौन हो गए? वो लैंडलॉर्ड हो गए, वो जमींदार हो गए। और 90% जो है जमींदार जो है वो कंपनी के समर्थक हो गए। केवल 10% ही ईआईसी के विरोधी रहे जमींदार। सामाजिक स्टेटस का बनना, जमींदारों का सामाजिक स्टेटस बढ़ गया, क्षेत्र में उनका रुतबा हो गया और वो जो है उपहार स्वरूप बहुत सारे चीज़ों को लेने लगे। जैसे उनकी लड़की की शादी हो तो बहुत सारे किसान जो है वो किसानों से अपेक्षा करते थे कि हमको उपहार स्वरूप किसान दें। आगे जो लैंडलॉर्ड्स जो थे, जमींदार जो थे, उन्होंने पशुओं को चराने के लिए, चारागाह के लिए 100-100 बीघे, 200-200 बीघे वनों के लिए भी उन्होंने कंपनी से अलग ज़मीन मांगी। और जब कंपनी से अलग ज़मीन मांग ली और उसको जो है व्यक्तिगत व्यवहार पर उसको भी वो जुताई के लिए किसानों को फसल को बोने के लिए दे देते थे और उससे स्वयं उसका राजस्व वसूल करके रखते थे। और यह बात जो है बाद में कंपनी को मालूम चलती है, तो इसीलिए उसने पंजाब में
महालवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की और रैयतवाड़ी की व्यवस्था उसने जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में कर दी। स्थायी व्यवस्था केवल बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ही रखे। यह तो हो गया आपका जो है सामाजिक स्टेटस का बनना और दोष, इसके जो EIC के जो दोष थे, जो इसमें कमियां थी, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें जो है बंगाल की भूमि का असली स्वामी कोई नहीं था, क्योंकि स्थायी व्यवस्था लागू हो गई। एक ही झटके में किसानों से जमीन छिन गई और अब यहाँ देखा जाए तो न जमींदार भी मालिक नहीं हो, तो केवल राजस्व वसूल रहा है और कंपनी को दे रहा है। तो न कंपनी जमीन की मालिक है, न जमींदार मालिक है और न कृषक मालिक है। दूसरा इसका सबसे बड़ा दोष यह रहा कि जब अकाल पड़ जाता है, किसान जमीन में फसल नहीं उपजा पाता है, तो वह टैक्स देने के लिए विवश हो जाता है और वह अपनी जमीन को जो है साहूकारों के हाथों में बेच देता है। और जब साहूकारों के हाथों में बेच देता है तो वह जो है भूमिहीन हो जाता है और तब वह जो है कलकत्ता शहर की ओर जाता है और वहाँ पर वह एक मजदूर के रूप में हो जाता है। वहाँ एक जो है कंपनी में लेबर के रूप में काम करने लगता है और जो ज़मीन थी वह न उसको कोई बाड़ लगाने वाला था, न उसको उर्वरा शक्ति को कोई बढ़ाने वाला था। ज़मीन बंजर होती चली गई और इस व्यवस्था से बहुत सारे दोष, बहुत सारी कमियां स्थायी बंदोबस्त की रहीं, बहुत सारी कमियां स्थायी बंदोबस्त की रहीं। अब आगे हम जो है वह देखते हैं कि उसने जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार किया था। आप ध्यान दें, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय की स्थापना तो किया था, लेकिन उसको सिस्टमैटिक ढंग जो प्रदान किया था, उसको सिस्टमैटिक ढंग प्रदान किया वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उसने सर विलियम जोन्स की सहायता से कमेटी गठित की और उस कमेटी के माध्यम से जो है वो दीवानी न्यायालयों का पुनर्गठन करता है। दीवानी न्यायालयों का पुनर्गठन करता है और इसमें 4 प्रकार के जो है वह दीवानी न्यायालय बनाता है। 4 प्रकार के दीवानी न्यायालय बनाता है। उसी तरीके वो फौजदारी न्यायालयों का भी पुनर्गठन करता है। उसी तरीके वह फौजदारी न्यायालयों का भी पुनर्गठन करता है। आज इतना ही, और कंपटीशन की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर, चाहे वो IAS हो, PCS हो, TGT, PGT या इंस्पेक्टर, SSC, PCSJ, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, जो कोई भी समस्या होगी मैं उसको बताऊंगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।